Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we have started new chapter of from your physics textbook, that is vectors and equilibrium. In the previous lecture we have divided the physical quantities into two main classes with respect to their direction. The first class of physical quantities was called as scalar and second class as a vector. स्केलर्स को स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि वो तमाम की तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो जाती हैं ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जबकि वेक्टर्स को आप लोगों ने इस तरह से डिफ़ाइन किया था वो तमाम की तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको स्पेसिफाई करने के लिए या जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड यूनिट ये तो बिल्कुल चाहिए जिस तरह से स्केलर्स के केस में चाहिए था। एडिशनल चीज़ें क्या चाहिए थी, एक डायरेक्शन चाहिए थी और दूसरा ये कि वो फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हो। In today's lecture we are going to study about the vector law of addition, जो हम लोगों ने अपने वेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हुए कहा था कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये मस्ट है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस कि किस तरह से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड द टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। द फर्स्ट मेथड वाज कॉल्ड एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, जिसमें आप लोग सिंबल्स की मदद से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसमें हम लोगों ने देखा हम लोग कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली उसका सिंबल लिख के ऊपर वेक्टर साइन डाल देते हैं, या बिलो द अल्फ़ाबेट वहाँ पे भी वेक्टर साइन डाल दे तब भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इटालिक फॉर्म में लिखते हैं, बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, तब भी वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। एंड आई टोल्ड यू कि आपकी बुक में जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो सिर्फ यही है कि उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिख के ऊपर वेक्टर साइन आप लोगों ने डाल देना है। इसके अलावा सेकंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिव्यू दोबारा करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम लोग वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ रिव्यू ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो आसान तरीका है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सबसे पहले हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपके पास दो ही डायमेंशंस हो, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कोई भी आपके पास दो डायमेंशनल सिस्टम हो, उसमें वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वी विल डिस्कस दैट मच बाय द हेल्प ऑफ दिस मच एग्जांपल। तो किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। In the example I am given that if 50 Newton force means that you are given the magnitude of the force. If 50 Newton force means that the magnitude of force is 50 Newton. Acting on the body makes angle of 40 degree with x-axis. Now we are given that कि कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स 40 डिग्री का एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू x axis. Now this much angle is giving me the information about the direction of this force. Magnitude is I am already given 50 Newton and 40 degree with x axis. This is giving me information about the direction. So what we are asked? We are asked to represent this vector graphically. मतलब ये जो force है इसको हम लोगों ने graphically represent करना है। In the previous example हम लोगों ने ये देखा था किसी भी vector को graphically represent करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग ले रहे थे। फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर ड्रॉ किया था, स्टेप नंबर 2 में सूटेबल स्केल हम लोगों ने सिलेक्ट किया था,
स्टेप नंबर 3 में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया था, एरो हेड लगाया था और उसकी रिप्रेजेंटेशन की थी। सेम लाइक दैट इस तरह के वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ उसी तरह के स्टेप्स लूँगा, लेकिन थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेंजिंग कर दूँगा। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने कहा था वो जो वेक्टर था उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द ईस्ट साइड थी, तो हम लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर ड्रॉ किए थे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन यहाँ पे मुझे जो डायरेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस गिवन है, तो इंस्टेड के यहाँ पे मैं डायरेक्शन इंडिकेटर्स ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट वी आर गिवन, हमें गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। सो द गिवन क्वांटिटीज़ आर सिंपली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर हो आपके पास, सपोज दैट आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, सिंपली मैं ए लिख दूँगा विदाउट एरो हेड, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको मैं उसी सिंबल के साथ विद अ हैट रिप्रेजेंट करूँगा, और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस ए इज़ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसके अलावा अगर मैं एक और भी तरीका है लिखने का, आप सिंपली अगर ये वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए है, ओके, इसका अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप इस तरह के मॉडुलस के साइन डाल दें और अगेन वेक्टर के जिस तरह से वेक्टर का सिंबल लिखा है वही लिखें, लेकिन साइड से पे मॉडुलस का साइन डाल दें। दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर को सेम उसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर सिम्बॉलिकली। सो हमें 15 न्यूटन की फोर्स गिवन है, दिस इज़ गिवन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के साथ, या ए को मॉडुलस साइन में लिख देंगे। जहाँ पे चूँकि फोर्स है और फोर्स का सिंबल हमें पता है दैट इज़ सिंपली एफ होता है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को, या आप लोग इस तरह से भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल दिस मच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन 50 newtons of force are you given. Okay, secondly, and the angle with the x-axis is 40 degree. This means that the value of theta that you are given is basically 40 degree. Now we are going to we have written whatsoever is given in the statement. Now we are going to solve this much problem. So अगेन मैं उसी तरह से स्टेप्स लूँगा और स्टेप्स के ज़रिए सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं लूँगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होगा, आई विल प्रीवियस एग्जांपल में स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने लिखा था और हम लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर्स ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल गिवन है। सो my step number 1 will be simply drawing the Cartesian coordinate system. So step number 1, I will draw the Cartesian coordinate system. So see, simply Cartesian coordinate system और 2 dimensional Cartesian coordinate system ड्रॉ करूँगा। सिंपली वो मेरे पास क्या होगा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। दिस मच इज द 2 परपेंडिकुलर लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट द कॉमन पॉइंट विच इज़ द ओरिजिन ओ। ओके, ये लाइंस इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इसलिए हम लोग इन लाइंस के एंड के ऊपर इस तरह से एरो हेड डाल देते हैं। ओके, दिस मच हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड जनरली मोस्ट कॉमनली इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। सो एक्स ओ एक्स प्राइम, द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, सो वाई ओ वाई प्राइम। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने स्केच कर लिया। सेकंड स्टेप जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, सूटेबल स्केल एक सेलेक्ट करेंगे। सो माय स्टेप नंबर 2 विल बी सूटेबल स्केल। Step number 2 will be selecting the suitable scale. Okay, मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है 50 न्यूटन्स का।
अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो लाइन लगाते हैं उस लाइन की जितनी लेंथ होती है वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। सो फॉर द सेक ऑफ दैट मच वी हैव टू कन्वर्ट दिस 50 न्यूटन इनटू आवर सूटेबल स्केल। सो अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ सूटेबल स्केल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ दैट इफ़ 10 Newton force is represented by a line of 1 centimeter, then 50 Newton of force is represented by the line of simply 5 centimeter. This implies that my 50 Newton of force will simply be what that will be represented by a line of 5 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप नंबर 2 में मैंने अपना सूटेबल स्केल भी सिलेक्ट कर दिया है। नाउ स्टेप नंबर 3 विल बी व्हाट, सिंपली मैं इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन, इस वेक्टर को जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी उसको रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहते हैं, वो लाइन में स्केच कर दूंगा। सो माय स्टेप नंबर 2 वाज द सूटेबल स्केल, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्केल, एंड नाउ माय स्टेप नंबर 3 is what is drawing the representative lines, representative lines। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसको मैं डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज दैट दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, this much is representing y-axis and this much is representing x-axis। Here at this point of intersection I have origin O। Okay, I am given force of 50 Newton and 50 Newton is represented by line of 5 centimeter। Secondly 40 degree angle with the x-axis। So आप लोग अपने कंपास की मदद से या जिस तरह से भी आप चाहें 40 डिग्री आप लोगों ने मेजर कर लेना, और ये हम लोगों ने पढ़ा है बाई कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लेते हैं हम लोग, और विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। सिंस दिस मच इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस मच इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी एक्स प्राइम। दिस मच इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस मच इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो मैं एक सिंपली लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो 40 डिग्री एंगल बना रही होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो सिंपली मैंने एक ये लाइन स्केच कर दी, ये समवट यहाँ पे कोई आएगा, और इस लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए वो आपने अपने स्केल से मेजर करके लगानी है, और वो होनी चाहिए एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स। ओके, और ये कितने का एंगल बना रहा है 40 डिग्री। जो आप लाइन स्केच करेंगे ये इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी that should be of 40 degrees। So it should be angle theta and this should be equal to the 40 degrees। Now this much line is completely representing this much force। Now I have the magnitude as well as direction। So this much arrow is representing what? It is representing the force, which is a vector physical quantity which is represented by this much symbol। So we have seen that how we can represent the vector in the graphical manner by the help of the information given to us। याद रखने वाली बात यह है, और इसको अपने पास एज अ MCQ भी आप सब लोग नोट कर लें, दैट द लेंथ ऑफ दिस मच लाइन, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कैसे रिप्रेजेंट कर रही होगी? बाय द हेल्प ऑफ सूटेबल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर लाइन है तो आप लोगों ने सूटेबल स्केल पे जाना है, वहाँ पे देखना है 5 सेंटीमीटर कितने उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो मीन्स टू से कि आपका जो वेक्टर है, वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और जो एरो हेड होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो देखिए हम लोगों ने जिस तरह से पहले कहा था वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे भी हमें मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और डायरेक्शन भी मिल रही है। मैग्नीट्यूड कैसे मिल रहा है? ये 5 सेंटीमीटर से मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और डायरेक्शन की कैसे? वो बाय द हेल्प ऑफ एंगल थीटा हमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो this much is representing my entire vector which is specified by the help of statement over here।
ये तो हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब किसी भी वेक्टर को आप लोग 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो now what we are going to discuss, we are going to first we have discussed in 2 dimensional Cartesian coordinate system. Now we are going to discuss 3 dimensional Cartesian coordinate system. So in 3 dimensional, D means dimensional, so simply मैं यहाँ पे 3D ही लिख देता हूँ, 3 dimensional Cartesian coordinate system, 3-dimensional Cartesian coordinate system. Okay, 3-dimensional Cartesian coordinate system को स्टूडेंट्स आप लोग अपने माइंड में किस तरह से इमेजिन करेंगे? लेट मी टू मेक यू इमेजिन हाउ यू कैन इमेजिन द 3-dimensional Cartesian coordinate system in your mind. Let me first sketch the figure and then I will explain it by the help of physically. Suppose this much is your y-axis as represented in 2-dimensional Cartesian coordinate system. This much is here. This much represents your x-axis, common point of intersection which is origin. This much, these lines obviously infinity तक जाएंगी, that is why we put arrow heads. Okay, this much is y o y prime, x o x prime. Okay, अब एक थर्ड लाइन होगी, ये y एक्सिस इस तरह से है, वर्टिकल है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। एक अब थर्ड लाइन होगी जो इन टू द बोर्ड जाएगी, जो बिल्कुल इनके ऊपर भी परपेंडिकुलर जाएगी। चूँकि हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के एक्सिस को इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इस तरह से। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट ये वाली जो लाइन है ये इन टू द बोर्ड जा रही है। सो दिस मच इज थर्ड एक्सिस विच इज गिवन नेम z o z प्राइम। ओके, इसको आप लोग किस तरह से इमेजिन करोगे? सपोज दैट ये मेरे पास इस तरह से ब्लू मार्कर एक्स एक्सिस बना रहा है, सेकंड ब्लू मार्कर सपोज दैट इट इज़ मेकिंग y एक्सिस। ओके, x एक्सिस y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, 90 का एंगल बन रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। नाउ थर्ड एक्सिस कैसे होगा? मैंने आपको बताया वो बिल्कुल इनटू द बोर्ड होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो थर्ड एक्सिस आपके पास बिल्कुल इस तरह से आएगा, बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इस तरह से। नाउ दिस मच इज़ योर 3-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आप लोग देख सकते हो हर एक्सिस जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। कैसे? दोनों ब्लू मार्कर्स को देखें आप लोग पहले, दोनों ब्लू मार्कर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अब इस वाले ब्लू मार्कर को और इस ब्लैक मार्कर को देखेंगे आप लोग, ये भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। यू कैन सी ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। सेम लाइक दैट इस ब्लैक मार्कर और इस वाले ब्लू मार्कर को अब देखिए, इस तरह से फिगर, तो इन दोनों को अगर देखें तो ये भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना रहे होंगे। इट मीन्स दैट कि ये तीनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो जब तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, द रिजल्टेंट सिस्टम बिकम्स 3-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो 2-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बनता है। अब इस तरह के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दैट ये कोई भी एक वेक्टर लाई कर रहा है इन द 3-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमने 3 एंगल्स लेने हैं। एक एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, दिस मच, दिस इज लेट्स से एंगल अल्फा। एक एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेंगे लाइक दिस मच, दिस विल बी एंगल बीटा। एंड एक एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस से लेंगे लाइक दिस मच एंड दिस एंगल वुड बी गैमा। ओके,
इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को मैं मज़ीद डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपकी बुक में जो डिस्कशन है वो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक है। 3 डायमेंशन में भी वेक्टर्स को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, लेकिन वो इस मेथड से नहीं डिस्कस किया गया बल्कि वो मैथमेटिकल मेथड से डिस्कस किया गया है। ग्राफिकल मेथड में समझने के लिए सिर्फ यहीं तक आपके लिए काफ़ी है कि किसी भी जब हमारे पास 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसमें किसी वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग 3 एंगल्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा, और ये सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ होते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। हम लोग 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, और हम लोग जब थोड़ा सा ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे तो यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एंगल्स की मदद से हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डिस्कशन आपकी बुक में यहाँ तक है, और यहीं तक आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हों तो उन वेक्टर्स को हम लोग ऐड अप किस तरह से करेंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आप लोगों को ये सिंपली वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है, सो देन आप लोग वेक्टर्स की एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड इजीली समझ सकते हो, एंड दैट विल बी नो मोर टफ टास्क। सो लेट्स डिस्कस द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द ग्राफिकल मेथड। Addition of vectors by graphical method. Okay, now we are going to discuss the addition of vectors by the graphical method. इस मेथड को भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज दैट अब आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर वही वेक्टर है जो हम लोगों ने प्रीवियस अपनी 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हुए लिया था कि एक फोर्स का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और 40 डिग्री एंगल वो बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और अब हम लोग एक दूसरा वेक्टर भी एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा वेक्टर हम लोग इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दूसरा वेक्टर है, फोर्स ही है जो कि 30 न्यूटन है जिसका मैग्नीट्यूड, और वो जो एंगल बना रही है वो लेट्स से हम लोग 30 डिग्रीज कह लेते हैं। सो हम लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। सबसे पहले F1 है वेक्टर, ओके। F1 के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसका मैग्नीट्यूड लेट अस सपोज दैट 50 न्यूटन्स है, और ये जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज, मैंने उसको θ1 कह दिया, उसको मैंने 40 डिग्री ले लिया। जस्ट ये वही वेक्टर है जो हम लोग पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकंड वेक्टर है हमारे पास F2, इसका लेट से मैग्नीट्यूड जो है वो 30 न्यूटन्स है, और इसके लिए जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है लेट से वो 30 डिग्रीज है। आप लोग एंगल की और मैग्नीट्यूड की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता दूंगा, आप लोग फिर ये तो मैं जस्ट 2 वेक्टर्स को ऐड अप कर रहा हूँ, आप लोग n नंबर ऑफ वेक्टर 20, 30, 40 n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम आस्क्ड, सपोज दैट आई एम आस्क्ड टू ऐड दीज 2 वेक्टर्स, और सिंपली मैं इस तरह से कह दूं कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा। आई एम आस्क्ड अबाउट दी दैट मच, सो आई एम आस्क्ड अबाउट दी सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर सिंपली ये ऐसा वेक्टर होता है जो 2 वेक्टर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन से आपको मिल रहा हो। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। नाउ
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए सबसे पहले मैंने इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ आई डू रिप्रेजेंट दीज टू वेक्टर्स, सिंपली वही जो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था उसी तरह से सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो. सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज टू वेक्टर्स. रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आई हैव टू टेक स्टेप नंबर 1. What is my step number 1? I have to draw direction indicators or Cartesian coordinate system. Since here I am given the angles, so I am going to draw the Cartesian coordinate system. So first step will be nothing but it will be simply Cartesian coordinate system. Okay, Cartesian coordinate system में sketch करूँगा. That will be simply what, ये मेरे पास y axis and this much is the x axis. ओके स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा इस तरह के एक्सिस को y एक्सिस ही कहा जाए. इसको आप लोग x भी बोल सकते हो, इस एक्सिस को z भी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो. सिर्फ शर्त क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. लेकिन चूंकि जो कन्वेंशन आपकी बुक में अडॉप्ट है मैं वही फॉलो करूँगा ताकि आप लोगों के लिए फिजिबिलिटी रहे. सो this much is the x axis O and this much is x prime, y O, y prime. Okay, this is my Cartesian coordinate system. Step number 2, suitable scale. Step number 2, I have to select suitable scale. So my suitable scale will be what, again मैं उसमें से suppose कर लेता हूँ, let's 1 centimeter of line represents the force of 10 newtons. It means that 5 centimeter of the line will represent the force of 50 newtons and 3 centimeter of the line will represent the force of 30 newtons. ओके, सिंपल हो गया. अब मैंने क्या करना है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है. ओके, सो माय स्टेप नंबर 3. Step number 3 will be related to the representative lines of both the vectors. Representative lines. ओके, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस के लिए मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, तो मैं उसको स्केच कर लेता हूँ. दिस इज़ माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, this is x O, x prime, y O, y prime. ओके, फर्स्ट वेक्टर मेरा है 50 न्यूटन. 50 न्यूटन को मैंने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है और ये 40 का एंगल बना रहा है. सो माय फर्स्ट वेक्टर f1 वुड बी समवट लाइक दिस, इस तरह से होगा. f1 आप लोग इसको अपनी नीट नोटबुक्स पे जब स्केच करोगे तो एग्जैक्टली स्केल से मेजर करके और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा θ1, ये एग्जैक्टली 40 डिग्री ही होना चाहिए. दिस इज़ f1 और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेट्स बाय द सूटेबल स्केल इज़ 5 सेंटीमीटर. सेकंड वेक्टर 30 न्यूटन जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है. सो 30 न्यूटन 3 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा जो इस 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से छोटा होगा और 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा. ये दिस वुड बी f2 and its length would be 3 centimeter and the angle that it is making, that is θ2, should be equal to 30 degree. आप लोगों ने ये exactly कंपास और स्केल की वजह से बनाना है. ओके, यहाँ तक तो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर दी है. Now we are doing what? Now we are going to add these two vectors. Step number 4. Step number 4. This step is related to the addition of vector. Now vectors are always added by a rule named as the head to tail rule. Okay, now we have to step towards our next step, that is step number 4. This step is addition of vector by head to tail rule. Addition of vectors by head to tail rule. अब ये हेड टू टेल रूल क्या है?
सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। सबसे पहले मैं हेड टू टेल रूल लिख देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस हेड टू टेल रूल। दिस हेड टू टेल रूल सिंपली सेज दैट आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रखें और सेकंड वेक्टर को स्केच कर दें। सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल रखें, थर्ड वेक्टर को स्केच कर दें एंड अप टू सो ऑन। फाइनली फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक लाइन ड्रॉ कर दें, वही आपकी रिजल्टेंट होगी। सो हेड टू टेल रूल सेज दैट प्लेस द tail of second vector, tail of second vector on the head of first vector, on the head of first vector, then place tail of third vector on head of second vector, on head of second vector up to so on, and this process keeps on going till to last vector up to so on till to last vector. Finally draw a line from tail of first vector to head of last vector, and this would be my resultant. So the rule says that place the tail of second vector on the head of first vector। पहले फर्स्ट वेक्टर स्केच करें, उसका जो हेड है, हेड वो पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों ने एरो लगाया होता है, हेड है, उस हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दें। देन प्लेस द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल टू द लास्ट वेक्टर। फाइनली ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सो सी हाउ आई एम गोइंग टू एड अप दीज टू वेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। ओके, सी सबसे पहले मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए अगेन ये स्केच कर लेता हूँ, इन्हीं वेक्टर्स को दोबारा स्केच कर लेता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा स्केच कर लेता हूँ। सो दिस इज़ माई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्वियसली दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज़ द एक्स प्राइम, x y o y प्राइम। ओके, नाउ सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट वेक्टर स्केच करना है। फ्रॉम हियर आई कैन सी दैट माय फर्स्ट वेक्टर इज 5 सेंटीमीटर एंड मेक्स एंगल ऑफ 40 डिग्री। सो मैंने ओरिजिन से स्टार्ट करना है और अपना फर्स्ट वेक्टर स्केच करना है। ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर। दिस फर्स्ट वेक्टर मेक्स एंगल θ1 equals to 40 degree and the length of this vector is 5 centimeter. Length of this line should be 5 centimeter. ओके, बाय दिस रूल मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड वेक्टर की टेल को उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखना है। तो अपने माइंड में इस तरह से ज्यूम कर लें, आप लोग जस्ट ये F2 को यहाँ से उठा रहे हैं और उठा के इस F2 की जो टेल है इसको F1 के हेड पे प्लेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। सो अगर मैं F2 को F1 के हेड पे प्लेस करना है तो उसके लिए आसानी के लिए आप सबसे पहले इस तरह से कर लें कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, डॉटेड लाइन, अपनी फिजिबिलिटी के लिए इस तरह से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें। नाउ इस डॉटेड लाइन के इस पॉइंट से
जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का हेड है, यहाँ से आप लोगों ने सेकंड वेक्टर को स्केच करना है, और सेकंड वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सो जो सेकंड वेक्टर आप लोग यहाँ पे स्केच करोगे वो इस लाइन के साथ, ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए उसको। सो दैट वुड मेक 30 डिग्री एंगल जस्ट लाइक दिस मच, इस तरह से आ जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। सो आपने स्केल से मेजर करके इसकी लेंथ बनानी है, दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर एंड इट विल मेक द एंगल हियर θ2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये तो मैंने दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल पे रख दिया। अब मैंने क्या कर देना है, फाइनली क्या करना है, फाइनली ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की टेल से मैंने स्टार्ट करना है, लास्ट वेक्टर के हेड तक जाना है। तो ये मैंने इस तरह से ये मैंने इनको एड अप कर दिया। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर दैट दीज वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। दिस वेक्टर वाज f1, दिस वेक्टर वाज f2, और ये जो मैंने फाइनल वेक्टर ड्रॉ किया इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। सो f और सबस्क्रिप्ट में r जो कि रिजल्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, दैट इट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ f1 प्लस वेक्टर सम ऑफ f2। अब आप लोग ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर चुके हो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ग्राफिकली कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपली आप लोग ये वाला जो एंगल होगा, ये जो x एक्सिस के साथ ये बना रहा होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट एंगल, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालोगे, सिंपली आप लोग ये वाली लेंथ अपने स्केल से मेजर कर लोगे। अब लेंथ सपोज दैट 6 सेंटीमीटर आती है, तो मेरा सूटेबल स्केल मुझे ये बताएगा 6 सेंटीमीटर को जो फोर्स रिप्रेजेंट करेगी वो 16 न्यूटन की हो जाएगी। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस मच मेथड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो दिस इज अ वे ऑफ एडिंग द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है, अभी यहाँ पे मैंने जो ये रिजल्टेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये मैंने इस तरह से रिजल्टेंट लिखा है, रिजल्टेंट एफ आर दिस इज इक्वल टू f1 प्लस f2। ये वाली जो मैंने फॉर्म लिखी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है, पहले यहाँ पे मैंने f1 स्केच किया, f1 स्केच किया और फिर f2 स्केच किया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है आप पहले f2 स्केच करो और फिर f1 स्केच करो, तब भी रिजल्टेंट वही होना चाहिए जो रिजल्टेंट अभी इस तरह से ऐड अप करने से आ रहा है। मतलब कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कह रहा है f1 प्लस f2 दिस शुड बी इक्वल टू f2 प्लस f1। अगर कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या कोई डायरेक्शनल क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करेगी तब हम उसको वेक्टर कहेंगे, अदरवाइज हम उसको वेक्टर नहीं कहेंगे। तो ये आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको कैसे वेरीफाई करोगे ये आप लोगों ने खुद वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ मेजर कर लेंगे। वो लेंथ आपके पास अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल आप लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लेना है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद अब हम लोग अल्टरनेट मेथड यूज़ करने लगे, हम लोग f2 को पहले रखेंगे और f1 को बाद में ऐड अप करते हैं। सो जस्ट लेट्स सी ओवर हियर, मैं अगेन अपना ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केच कर लेता हूँ। सो this much is my Cartesian coordinate system. This is the origin, this is y, this is y prime of this coordinate to Cartesian coordinate system, and here y prime, x prime, x. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले f2 में स्केच करता हूँ। फ्रॉम हियर आई कैन सी दैट f2 जो है वो θ2 एंगल बना रहा है और 3 सेंटीमीटर की लेंथ है। सो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूँगा, 3 सेंटीमीटर की ये लाइन मैंने स्केच कर दी और इस लाइन को जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाना चाहिए वो कितना होना चाहिए, θ1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। नाउ आई विल डू व्हाट,
अब मैं सेकंड वेक्टर को बाद में ड्रॉ, इसको मैंने फर्स्ट, ये मैंने सेकंड वेक्टर पहले ड्रॉ कर दिया है, अब मैं फर्स्ट वेक्टर को बाद में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मतलब फर्स्ट वेक्टर में ड्रॉ करूँगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो F1 है इसको उठा के F2 के हेड पे रख देना है। जब आप लोग इसको रखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी सी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब जो मैं F2 ड्रॉ करूँगा, F2 वुड बी समवट लाइक, वो कुछ इस तरह से आएगा मेरे पास, क्योंकि वो F2 जो है वो 40 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसको थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। नाउ फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक आप लोगों ने जाना है, तो ये अगेन आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है। इसकी लेंथ और इस वाले वेक्टर की लेंथ मस्ट सेम होनी चाहिए। इस वाले एफ आर का ये जो रिजल्टेंट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। जब ये सेम होंगे तब ही आपके पास कोई भी वेक्टर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सो यहाँ पे तो चूँकि मेरे पास ना स्केल था ना मेरे पास ऐसा कोई कंपस है, तो मेरे पास ये रफ सी मैंने फिगर बनाई है। लेकिन आप लोगों ने अपने होमवर्क के तौर के ऊपर इसको नीट बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर की ये वही लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री एंगल बनाए। ये वाली जो आप लोग लाइन स्केच करोगे 3 सेंटीमीटर की स्केच करनी है और ये वाली लाइन इस वाली इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए और फिर आप लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है एक लाइन के साथ। इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, फिर इन वेक्टर्स को इन्वर्स करके ऐड करना है, मतलब पहले F2 लिखते हैं, फिर F1 लिखते हैं, फिर रिजल्टेंट स्केच करना है। आप लोग देखेंगे आपके पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे वैल्यू आएगी वही रिजल्टेंट की यहाँ पे वैल्यू आएगी। सो दिस वॉज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो जो वेक्टर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, वो सही मानों में वेक्टर्स होते हैं। हर डायरेक्शनल क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम लोग उसको वेक्टर की क्लास में नहीं रखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल मच अबाउट द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। इस लेक्चर को एक बार दोबारा से भी रिव्यू कर लीजिएगा। Inshallah, in the next lecture we will go in detail about the addition of vector and we will study a concept of the unit vectors. मैं कुछ बुक के जो टॉपिक्स हैं उस सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उस सीक्वेंस के हट के चल रहा हूँ। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर फिजिबिलिटी। जो यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह हम लोग वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।